नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अजीत सिंह जी, बाबा रामदास जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब से लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिस पर देश की निगाह है और बड़ी निराशा से पंजाब को इस समय समूचा भारत देख रहा है। बहुत ज्यादा विषय की प्रस्तावना में समय न देते हुए हम सीधे अजीत सिंह जी से पंजाब का ही तापमान पूछते हैं और कुछ घटनाओं पर बात करते हैं पंजाब से। अजीत जी, मेरा सबसे पहला शुरुआती सवाल आपसे है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, लगभग सारे दर्शक और सारा भारत इस समय पंजाब की तरफ देख रहा है। इसलिए हम आप यहां ये बैठ के बताने के लिए नहीं आए हैं कि पंजाब के समाचार क्या हैं। पंजाब का समाचार बिल्कुल है, लेकिन उस समाचारों के पीछे जो बातें निकल के आ रही हैं और जो ज्यादा डिस्टर्बिंग है, हम आप उस पर बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके ये जो अमृतपाल सिंह जी हैं, इन्होंने अजनाला थाने पर साहब लगभग हमला कर दिया। हमला करते समय जो निशान साहब, गुरु ग्रंथ साहब, जिस एक सवारी यानी कि एक वहीकल थी, उस वहीकल में चलते फिरते गुरु ग्रंथ साहब, यानी जीवित गुरु ग्रंथ साहब, किताब की शक्ल में नहीं बल्कि वो अवतार माने जाते हैं जब वो किताब की शक्ल में होते हैं, तो उनको लेके साथ में हजारों की भीड़ ने अजनाला थाने पर हमला किया। और ये हमला था, पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहब को देख के बिल्कुल सरेंडर कर दिया, न कोई लाठीचार्ज हुआ, बैरिकेडिंग हटा लिए गए। अब यहां सवाल यह आता है कि जिस लवप्रीत सिंह तूफान को, किडनैपिंग केस वाले को, उन्होंने छुड़ाने के लिए यह सारा जतन किया और अब अमृतपाल खुलेआम धमकी दे रहे हैं, हर तरह की धमकी दे रहे हैं, तो यहां एक सवाल आता है, हजारों की भीड़ गई अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में, उसमें गुरु ग्रंथ साहब भी शामिल थे, तो क्या गुरु साहब भी उस हमला करने वाली भीड़ में शामिल न माने जाएं? देखिए अवनीश जी, आपने तो भैया बहुत कठिन सवाल पूछ लिया और मैं आपको सच बताऊं कि मैं इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं। अब भैया ये सवाल आपका ही नहीं है, ये सवाल पंजाब की समूची जनता, देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखों के नहीं है सर, वो हमारे हैं। बिल्कुल, वो पूरे देश के हैं। बिल्कुल, सिर्फ सिखों के नहीं है, सिर्फ पंजाबियों के नहीं है। तो ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि क्या ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं है? अब इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी? अरे भैया, मोहम्मद गौरी गजनी ये सब आते थे तो सेना के आगे गाय रखते थे। आप गुरु ग्रंथ साहब लेके अजनाला थाने पे हमला करने जाएंगे? और मैं तो ये सिख क्लर्गी से, एसजीपीसी से, सिख समाज से ये पूछ रहा हूं कि आपने ये अलाउ कैसे किया? जो 1000 2000 लोग तलवारें लेके उस भीड़ में शामिल थे, आखिर उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मतलब एक पागल अर्ध विक्षिप्त लड़का गलती से निशान साहब को छू लेता है कपूरथला में या गोल्डन टेम्पल में, वो उस भीड़ के नजदीक चला जाता है गुरु ग्रंथ साहब के, तो आप उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहां पे ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं हो रही थी क्या? इससे बड़ी बेअदबी और क्या होगी? बिल्कुल। और आपको शायद जानकारी नहीं है, पालकी साहब, वो जो व्हीकल जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब होते हैं विराजमान जी, उसको पालकी साहब बोलते हैं। पालकी साहब के शीशे टूटे हैं और ऐसा बताया गया कि अमृतपाल सिंह पहले पालकी साहब के पीछे था। जब वो थाने पे पहुंच गए हैं तब वो वहां से आगे निकल के आया है। वो वीडियो में भी कई वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि अमृतपाल सिंह उस व्हीकल, जिस गाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए थे, उसके ठीक पीछे था। जी, तो भैया ये सवाल तो हमसे ज्यादा सिख समाज को पूछना चाहिए ना।
उन 1000 आदमियों ने जो खुद उस भीड़ में शामिल थे, उन्होंने मना क्यों नहीं? आप तो सिख रहत मर्यादा के पालक हैं, आप तो उसके संरक्षक हैं, सारी लड़ाई तो सिख रहत मर्यादा की है। तो क्या ये सिख रहत मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं है? आपने हमारे गुरु का इस तरह अपमान क्यों किया? ये सबसे बड़ी बेअदबी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बेअदबी जानबूझ के प्लानिंग करके की गई है और इसका जवाब इन लोगों को देना होगा। देश की जनता, पंजाब की जनता पूछेगी, आप पूछेंगे, मैं पूछूंगा, मेरा हक है, मैं पूछूंगा कि हमारे गुरु साहब की बेअदबी क्यों की गई, कौन है दोषी? जी, अगला सवाल। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि किस सो कॉल्ड उद्देश्य के लिए ये पूरी बेअदबी करने का प्रयास किया गया, और प्रयास नहीं बल्कि साफ साफ बेअदबी यहां पर साबित होती है। उस हमलावर भीड़ में हजारों तलवार वालों के साथ, जो बंदूकें थी उनके साथ एक पवित्र गुरु ग्रंथ साहब भी शामिल होते हैं। इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है? और आप सोचे कि किस उद्देश्य के लिए? वो उद्देश्य क्या था? किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार एक व्यक्ति जो कि थाने में है भी नहीं। थाने में आप करने क्या गए थे? वो तो जेल में था। तो मुझे लगता है कि पंजाब के सिख लोगों को, सिख आबादी को, और उनके साथ साथ आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि धार्मिक संगठन के एसजीपीजी जैसी बड़ी संस्थाएं जो कि इस तरह की बातों को लेकर हमेशा जिम्मेदार मानी जाती हैं, उनकी तरफ से जरूर ये सवाल उठाया जाना चाहिए। हालांकि मैं आपसे, चूंकि आप पंजाब के विषयों पर बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, आपको जमीनी वहां की जानकारी मिला करती है, आप जरा ये बताइए कि क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि जो प्रश्न मैंने पूछा कि क्या ये बेअदबी नहीं हुई और गुरु ग्रंथ साहब को सामने रख के ये पूरा हमला क्यों किया गया, तो इस तरह के सवाल वहां की जनता में, जनमानस में, सिख समुदाय में, क्योंकि देखिए मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं, मैं पंजाब से बाहर हूं, लेकिन आपने जैसे कहा गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए कोई दूसरे नहीं है। और हम बिल्कुल, अगर मैं एक नॉन पंजाबी बैठा हुआ, एक नॉन सिख बैठा हुआ इस तरह की भावना महसूस कर रहा हूं, तो क्या वहां के आम जनमानस सहित जो वहां के ग्रंथी लोग हैं, जो धार्मिक पुरुष हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें कोई इस तरह की बात अभी चल पड़ी है कि नहीं? क्योंकि इस घटना को हुए लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं। जी देखिए, आम क्लर्गी, सिख क्लर्गी के साथ साथ, सिख इंटेलिजेंसिया के साथ साथ आम जनता भी ये सवाल उठा रही है। परंतु देखिए, पंजाब की जो स्थिति है ना, वो इतनी सेंसिटिव है और इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है और इनको इतनी खुली छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से कि कोई इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, किसी को जुबान खोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि हथियारबंद भीड़ उसके घर पे चढ़ जाएगी। तो पर लोग सवाल तो पूछ रहे हैं कि क्या भैया ये 80 के दशक को में आप दोबारा पंजाब को ले जा रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये कनाडा में बैठे हुए जो लोग हैं, इनके बच्चे तो कनाडा में है ना, खून तो हमारे बच्चों का न बहेगा यहां पंजाब की सड़कों पे? बिल्कुल। भुक्तभोगी तो हम होंगे। तो ये वो तमाम लोग जो आज अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स हैं, उनको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, तमाम लोगों को पूछना चाहिए, और पूछ रहे हैं, पर बड़ी दबी जुबान में पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, आखिर आपका एजेंडा क्या है, आप चाहते क्या हैं? तो सवाल तो पूछ रहे हैं सर, पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है। चलिए, ये आपकी तरफ से ये पता चला कि जनता सवाल पूछ रही है, और पंजाब जिस अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है, पंजाबी समाज जिस अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जीने के लिए जाना जाता है, ये माना जाए और इस बात का भरोसा कम से कम रखा जाए कि जैसे जैसे इस तरह की अभद्रताएं वहां के गुरु ग्रंथ साहब को लेके खड़ी की जाती रहेंगी, तो सवाल धीरे धीरे उठेगा। समाज है, आपने कहा। एक आपने यहां महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार का पूरी तरीके से प्रश्रय है। अब देखिए, सरकार का अगर प्रश्रय है तो ये एक खतरनाक एंगल है।
ये एक खतरनाक बात है और चिंताजनक बात है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको आप कैसे थोड़ा सा विस्तार देंगे कि आप कैसे ये कहने की स्थिति में आ गए या आने को मजबूर हो रहे हैं कि इस पूरी अभद्रता, अराजकता जो कि एक मजहब, एक धर्म को लेके सामने चल रही है, उस पर सरकार का हाथ है, राज्य सरकार का। ये आप कैसे देखिए, कैसे ये पंजाब की सिचुएशन को हम लोग आज से तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप खुद मेरे साथ 2017 के चुनाव के पहले की जो स्थितियां थी आपको अच्छी तरह याद होगी। हम तो 2017 से चिल्ला रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आई पंजाब में तो 80 के दशक में चला जाएगा पंजाब। आपको याद है? बिल्कुल 17 के चुनाव से पहले भी ये आशंकाएं जताई गई थी। फिर 17 से लेकर 22 तक जब अमरिंदर सिंह की और चन्नी साहब की सरकार चली, स्थितियां कंट्रोल में थी। पर उसके बाद जब स्थितियां बिगड़ने लगी और हमको लगा कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आ सकती है, तब हमने फिर यही तब आशंकाएं जताई थी और बिल्कुल इसी हमने तभी कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का मतलब है कनाडा में बैठे हुए अलगाववादियों की सरकार। में वो स्पेसिफिक शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं जानबूझ के। मैं तो समझ रहा साहब हूं। ये रेडिकल्स अलगाववादियों की सरकार है। ये तो हम 10-5-6 साल से चिल्ला रहे हैं तब कि आम आदमी पार्टी उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के फंड से इस सत्ता में आई है। तो साहब जब आपका आका, जिसने आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू का वो बयान भूल गया क्या, अमेरिका में बैठ के जो उसने दिया था कि हमारे सपोर्ट से आए हो, बिल्कुल हमारे आदमी बन के काम करोगे, हमारा एजेंडा चलाओगे। और साहब एक बात बताऊं, सरकार क्या होती है कि आपने यूपी में देख लिया पिछले 3 दिन में। अतीक अहमद के उस गुर्गे को आज बाबा जी ने विधानसभा में क्या कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा। और आज पहला विकेट गिर गया ना आज इलाहाबाद बिल्कुल में, प्रयागराज में। और अभी बिल्कुल अगले एक हफ्ता और देखते जाइए अभी कितने विकेट गिरते हैं। तो बिल्कुल साहब इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं सरकार का इकबाल, इसे कहते हैं राजदंड। चाणक्य ने कहा है ना कि राजा नहीं राज करता, राजदंड राज करता है। पर पंजाब में क्या हो रहा है, तब सरेआम अपराधी एक युवक की रॉड से मार के 50 जगह टांग तोड़ देते हैं। बिल्कुल बड़ा भयावह और वीडियो था और उसको सोशल मीडिया का और जमाना है, पुलिस वो और देख रहा है। पंजाब की पुलिस उठा के उनको जेल में डालने की फॉर्मेलिटी कर देती है। ये अच्छा, ये घटना अगर यूपी में हुई होती तो क्या होता, आप बताइए मुझे, आप बताइए। देखिए ये सेम प्रशासन वो के एंड पर, सरकार के एंड पर जो होता वो तो यहाँ जो निजाम चल रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई होती। लेकिन मीडिया कहीं का नहीं छोड़ता, भारत का स्थापित मीडिया वो तरह तरह के जो है इस समय मुहर्रम से लेके हर कुछ मचा दिया जाता। लेकिन इस बात की निराशा हमें आपको जरूर होनी चाहिए कि पंजाब में चल रहे इस अराजकता के दौर को कोई स्थान स्थापित मीडिया इस देश का नहीं दे रहा है। ये बात तो आप जी मानेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, नेशनल मीडिया और इवन सोशल मीडिया भी बहुत हद तक चुप है। तो अच्छा, आप बताइए कि आज अगर बाबा जैसा मुख्यमंत्री और बाबा जैसी सरकार पंजाब में होती तो किसी की हिम्मत है कि जोर से खांस भी दे। पर साहब बात है ना कि आखिर अच्छा, यही ना पंजाब पुलिस है जो आज तक थी। इसी पंजाब पुलिस ने ना पीछे प्रदेश संभाला है। आज इतनी बेचारी नकारा बन के क्यों बैठी है? पॉलिटिकल आकाओं का आदेश है। अच्छा, पॉलिटिकल आका क्यों चुपचाप बैठे हैं? बिकॉज उनको लगता है कि वो एक वोट बैंक को, एक मानसिकता को अपीज कर रहे हैं, ऐसी हरकतें होने दे रहे हैं। उनको ये गलतफहमी है कि जिस मानसिकता ने, जिस आइडियोलॉजी ने और जिस ग्रुप द्वारा वो पोषित हैं, उस ग्रुप के समर्थक वोट बैंक को वो अपीज कर रहे हैं इन पर कोई एक्शन न लेकर। आखिर अच्छा बेअदबी, एक मिनट, बेअदबी के आरोप में जब किसी निरीह का हाथ काट दिया जाता है और पंजाब में आवाज तक नहीं आती,
तो इसका मतलब है कि एक विशेष वर्ग को सरकार नाराज नहीं करना चाहती, ये उस वर्ग का अपीजमेंट कर रही है ठीक है, पंजाब की सरकार। वो सामने दिख रही है और आप जैसा कह रहे हैं उससे और ये बात साफ हुई। लेकिन क्या आप ये भी समझते हैं या क्या ऐसा कहना गलत होगा कि जिन फंडिंग के भरोसे आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार लेके आई है, ये उन पैसों का, उन फंडिंग का एहसान भी चुकाया जा रहा है? बिल्कुल, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान है कि हमारे सहयोग से, हमारे पैसे से, हमारी फंडिंग से आए हो, हमारा बन के रहो, हमारा काम करो। तो उनका काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात, अच्छा उनका ठीक है, काम कर रहे हैं। यहाँ उनका काम कर रहे हैं। आपकी सरकार, भगवंत मान की सरकार, वहां पर इन अराजक तत्वों का, जो भी एक कट्टरपंथी हैं और जो इस तरीके से मजहबी या धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनका जो है अलगाववादी जो मानसिकता के लोग हैं, उनका अपीजमेंट कर रही है, ये भी बात समझ में आ रही है। पैसों का, एहसान का, उसका बदला चुकाया जा रहा है, ये भी बात आ रही है। लेकिन यह सब जब हो रहा है तो अजीत जी, क्या यह चिंताजनक नहीं है कि पंजाब का सामाजिक वातावरण, क्योंकि हम आप दोनों लगभग उस उम्र के हैं, व्यक्ति हैं कि हमने, आपने, दोनों ने 80 में खूनों से लाल हुए पंजाब को देखा है और वो हमारी जेहन में आज तक है। तब हम किशोर हुआ करते थे और हम आज के उत्तराखंड और तब के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश था वहां से आते थे, जहां की सिख आबादी खूब है और हमने देखा है, हमने उन घटनाओं को देखा है, आपने भी देखा है। अब हमारी चिंता यहां आती है कि राजनीति हो रही है, अपीजमेंट हो रहा है, एहसान चुकाया जा रहा है, मानसिकताओं को खरीदा जा रहा है, वो सब हो रहा है, लेकिन इस बीच में पंजाब तो बर्बाद हो रहा है ना, उसका क्या? भाई साहब, सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा है, एक ऐसे समय में, देखिए हम आज वो एरा दुनिया की देख रहे हैं जहां एक साल में दुनिया बदल जा रही, बिल्कुल। बहुत रैपिड चेंज हम सोसाइटी में देख रहे हैं। और अब तो डिजिटल युग है ना सर, इस युग में अगर पंजाब 10 साल पीछे चला गया तो सोच लीजिए कितना पीछे जाएगा। जहां एक साल में, आप पिछले एक साल में अपने इर्द गिर्द होने वाले चेंजेस को देख लीजिए, बाकी देश में कितनी तेजी से विकास हो रहा है, क्या तेजी से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हर रोज एक नई वंदे भारत चल रही है। 33 लाख कर, एक मिनट सर, अजय जी, 33 लाख कर, आप थोड़ा सा पीछे रहे, एक्चुअली कोई चीज टकरा रही है और आपकी ऑडियो में समस्या आ रही है। जी जी। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन किए हैं योगी जी ने यूपी में। 33 लाख, 6 या 7 एक्सप्रेसवेज अगले 2 साल में और नए बन के तैयार हो जाएंगे, 4-5 ऑलरेडी चल रहे हैं जी। हर एक एक्सप्रेसवे के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, ऐसी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं आ रही हैं। और पंजाब जो है अस्थिरता से जूझ रहा है, पंजाब आतंकवाद से जूझ रहा है, पंजाब गुंडागर्दी की समस्या से जूझ रहा है, पंजाब में ऑन कैमरा जो है किसी की उंगलियां काट दी जा रही हैं, पंजाब में जो है लाखों लोग, हजारों लोगों की भीड़ तलवारें लेके सड़क पे घूम रही है। पंजाब में जब मर्जी कोई 15 लोगों का ग्रुप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के गेट पे, किसी सड़क पे, किसी रेल के आगे जाम कर देता है। तो साहब, पंजाब के लोग कौन सी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं? अगर ये 10 साल पिछड़ गए तो यूपी जैसे स्टेट कहां आगे निकल जाएंगे? बिल्कुल। मतलब और इसमें आपकी इस बात में एक डेटा और जोड़ देता हूं कि पंजाब से इंडस्ट्रीज का पलायन पहले ही शुरू हो चुका है और उसके मैं जी, आंकड़े आपको बता दूं। जिन 33 लाख करोड़ के निवेश की आप उत्तर प्रदेश में आने की बात कर रहे हैं, उसमें 1 लाख करोड़ पंजाब से भी है। पंजाब के 100 के लगभग इंडस्ट्रीज पंजाब को छोड़ के उत्तर प्रदेश में आकर इस इन्वेस्टर समिट से पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ एमओयू साइन करके जा चुकी हैं 1 लाख करोड़ की। तो ये तो पलायन सीधे सीधे दिख रहा है, ये नया निवेश नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये पंजाब का निवेशक वहां से अपनी चलती हुई इंडस्ट्रीज को समेटकर और उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इसकी एक फिगर है 1 लाख करोड़, ये तो रिटर्न में एमओयू हो चुके हैं और ये 1 लाख करोड़ उस 33 लाख में शामिल है। अब अगर चलते चलते पंजाब की इस पूरी जी
एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिस दिन ये अजनाला पे अटैक हो रहा था और सड़कों पे अराजकता का नंगा नाच हो रहा था ना पंजाब में, उस वक्त भगवंत मान साहब चंडीगढ़ में इन्वेस्टर्स मीट कर रहे थे। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स मीट हो रही थी। और चंडीगढ़ में इन्वेस्टर मीट करने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ये बंबई गए और हम मुंबई मुंबई में, गए। जी मुंबई में जाए गए। तो ये तो वही था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यहां जब पंजाब जल रहा था, जलने के मुहाने पर खड़ा था, तो वहां का मुख्यमंत्री अपने सरगना, अपने आका अरविंद केजरीवाल के साथ मुंबई में था। और मुंबई में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि गिरफ्तार नहीं किया गया अमृतपाल को, हमला हुआ, ये हुआ, तो वहां पर वो भाषण झाड़ रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने तो सवाल को टालते हुए उठ के खड़े हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब अजीत जी, अगर चलते चलते अंत में मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, पंजाब की जो दुखद तस्वीर है और 80 के दशक में एक बार फिर वापस जाने की राह पर चल पड़ा है पंजाब। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, क्योंकि पंजाब जिस तरीके से शेष भारत के हृदय में बसता है ना, पंजाबी खाना हो, पंजाबी पहनावा हो, पंजाबी जबान हो, पंजाबियत हो, कुल मिला के, तो उसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में चलते चलते ये सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे कि केंद्र सरकार के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक बारगी लगता है कि अब तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और वहां की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की भूमिका पंजाब में अब शुरू हो गई है, या उसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार की भूमिका वहां पर तय ही हो जाए और केंद्र सरकार वहां पर दखल दे दे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, अभी मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी एक अन्य चर्चा में इसी विषय पे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे भी कहा कि नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। अभी देखिए, इस विषय पे पूरा 25 मिनट का एक सेशन चाहिए। जो आपने सवाल पूछ दिया ना चलते चलते, ये वो होता है ना, 1 मिनट वो क्रिकेट में होता है, जब एकदम दिन खत्म होने वाला होता है और विकेट गिर जाए तो पता नहीं किसको भेज दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नाइट क्या? वॉचमैन। नाइट नाइट वॉचमैन। तो तब ये सवाल जो है ना, नाइट वॉचमैन जैसा हो गया। इस पे 25 मिनट की पूरी परिचर्चा होनी चाहिए कि जब पंजाब में ये सब चल रहा है तो हमारे दोनों गुज्जू भाई दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं। कहीं नीरव वहां भी तो बांसुरी नहीं बजा रहा है। सवाल तो चलिए, आखिर बढ़ता है ना। एक मिनट, तो चलिए, अभी वो बर्खास्तगी वाली जो बात है ना, मेरे हिसाब से जो मेरा टाइम टेबल कहता है, जहां तक मैं पॉलिटिक्स को समझता हूं, तो अभी 1 साल की उसमें देरी है। चलिए, मैं नहीं चाहता था कि आप इस सवाल का पूरा जवाब दे दें, क्योंकि हम चाहते थे कि जो नाइट वॉचमैन है वो चलते चलते इस वीडियो का समापन करे, और जब वो अगली पारी शुरू हो, यानी अगले वीडियो में हम एक डेडिकेटेड इस पे एक डेडिकेटेड चर्चा चाहिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक चीज मैंने कहा ना, 1 साल बाद, इसका मतलब जनवरी फरवरी 24 में वो तो हो सकता है। चलिए साहब, इशारा आप समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर एक चर्चा आगे और करेंगे कि केंद्र की भूमिका पंजाब में कब आएगी, और पंजाब 80 के दशक में फिर एक बार वापस नहीं जाएगा। नाकारी सरकार हो, नेगेटिव सरकार हो, अलगाववादियों को प्रेशर दे रही सरकार हो, लेकिन पंजाब उनका नहीं है, पंजाब उनकी बपौती नहीं है। पंजाब हमारा है, गुरु ग्रंथ साहब हमारे हैं, सिख भाई हमारे हैं, पंजाब का हर नागरिक पूरे देश का है। और शायद यही वजह है कि पंजाब में चल रहे तमाम बवालों पर पूरे देश की चिंता है। और मैं एक नॉन पंजाबी, आप पंजाब में रहते हुए आपका बहुत अनुभव है, उनसे इस बात की अपेक्षा कर रहा है तो कुछ तो पता चले जमीनी पंजाब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस चर्चा से प्रारंभ के दर्शकों को भी बहुत पता चला होगा। और अब अगली चर्चा में हमारा नाइट वॉचमैन खेलेगा और वो ओपनिंग करेगा। ये वीडियो प्रारब्ध पर और दद्दा की खरी खरी दोनों पर मौजूद होगा। हमें उम्मीद है कि दर्शक इसको अपना प्यार देंगे। तो इसी के साथ अजीत जी को देते हैं धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से एक बार फिर मेरा वही पुराना निहोरा, निवेदन, प्रार्थना
कि अब तक अगर अपने प्रारब्ध को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक कीजिए और वीडियो आप किस तरीके देखना चाहते हैं ये भी हमें नीचे आदेश कीजिए। साथ में दद्दा की खरी खरी को भी देखते रहिए। नमस्कार। थैंक यू।